वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करते हैं रुड़की का, जहां बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हुए हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आप सबके चिरपरिचित चैंपियन प्रणव चैंपियन जी, कैप्टन जीवानंद गुड़ाकोटी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। ताली बजाओ भाई एक बार। धन्यवाद धन्यवाद रावत जी। मंच पर विराजमान कैप्टन मायाराम भट्ट जी, विजय पवार जी, दयाराम भाटी जी जो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, धर्मवीर शर्मा जी, प्रमोद कुंडीर जी, ठाकुर चंदन सिंह जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष रवि राणा जी, जिले के महामंत्री अरविंद गौतम जी, प्रवीण सिंधु जी और पूर्व चेयरमैन योगेंद्र कुंडीर जी, श्यामवीर सैनी जी, सम्मानित मंच और इस पंडाल में उपस्थित मेरी सम्मानित पूर्व सैनिक भाइयों, मेरी बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है, बेहद खुशी का दिन है और उस खुशी को मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। पहले तो ये कि मुझे आज सैनिकों के बीच में आप सबके दर्शन करने का और आप सबके बीच अपनी बात रखने का मौका मिला है, क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार के नाते अपने परिवार के लोग हैं और इसलिए मुझे लगा कि मैंने उस खुशी को भी मुझे शेयर करना चाहिए। आज सबसे पहले सुबह 4:45 बजे मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। आज मेरी छोटी बेटी का दुनिया की जो टॉप 1 लॉ यूनिवर्सिटी है, जिसमें 18 से 21 बच्चे पूरी दुनिया से ले जाते हैं, आज उसका सिलेक्शन वहां के लिए हुआ है। मुझे लगा कि मुझे खुशी आप सबके बीच में शेयर करनी चाहिए। परिवार का मामला है, इसलिए मैंने आपके बीच में खुशी अपनी जाहिर की है। मैं आपके बीच में कुछ बातें बोलूंगा, यद्यपि आप सब बातों से बहुत अच्छी तरह अवगत हैं। सैनिकों के सम्मान के लिए, अपने पूर्व सैनिकों के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है और किस तरह से राज्य सरकार ने काम किया है, उसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं, हम लोग कहते थे और ये चर्चा होती थी, हम राजनीतिक जब उच्च स्तर पर बैठते थे, कि कश्मीर कब तक भारत का हिस्सा रह पाएगा। और एक ही बात होती थी, जब तक सेना के जूते की आवाज वहां पर होती रहेगी, तभी तक कश्मीर को कोई भारत से छीन नहीं सकता। हमारे सैनिक वहां पर लंबे समय तक आपने सभी अनेक लोगों ने सेवा की होगी। अगर कोई नेता वहां पर जाता था, 40 वर्षों के इतिहास में श्रीनगर में कोई भी सेंट्रल लीडर सभा नहीं कर पाए। अगर सभा करने की बात आई तो श्रीनगर बंद, रोड जाम, सेना के वाहनों पर हमला, पुलिस पर हमला, ये सब देखने को मिलता था और उसके बाद उस मंत्री या नेता का दौरा रद्द हो जाता था। आज कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। पहली बात तो ये कि श्रीनगर के चौक पर लाल चौक पर तिरंगा फहराने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये हमारे सैनिकों का सम्मान है, ये हमारे सैनिकों का सम्मान है। असंख्य बलिदान आजादी के बाद भी वहां पर देश के लिए हमारे सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर की है। आज वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, कोई बंद नहीं होता, कोई बाइकआउट की घोषणा नहीं करता, बल्कि लाखों की संख्या में कश्मीरी भाई बहन हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सड़कों पर उतरते हैं। अगर आज यहां तक भारत के शक्ति वहां पर आज नजर आती है
इस शक्ति को अगर संजोने का काम और इस मंजिल तक पहुंचने का काम आज वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, तो ये हमारे सैनिकों का बलिदान और हमारे सैनिकों का संघर्ष का परिणाम है कि वहां पर अब तिरंगा भी फहराया जाता है। देश का प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के उस प्रदेश की जनता को भी संबोधित करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में एक स्वदेशी का अभियान चला करके आज हमारे देश में टैंक बन रहे हैं, आज हमारे देश में मिसाइल बन रही हैं, आज हमारे देश में तमाम जो आयुध की जो सामग्री चाहिए, जो अभी तक आज से 10 साल पहले हम दुनिया के देशों पर निर्भर करते थे, आज जो हमारे देश में बन ही नहीं रहा है, बल्कि हम दुनिया के कई देशों को फाइटर और ये जो मिसाइल्स हैं आज हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कोई भी सैनिक अगर उससे पूछा जाए तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो वो चाहेगा मुझे देश अखंड चाहिए, मेरा देश सुरक्षित मुझे चाहिए और उसके लिए मुझे हथियार चाहिए, उसके लिए मुझे अच्छे हथियार चाहिए, मुझे सुरक्षा के जीवन सुरक्षा के उपकरण चाहिए। ये हर सैनिक की डिमांड होती है, क्योंकि वो तो जाता ही सेना में इसलिए है कि मैं देश के लिए जा रहा हूं, मैं देश के लिए जा रहा हूं, उसके लिए देश सब कुछ है। देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमारा सैनिक हर दम तैयार रहता है और इसीलिए हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बताऊं, जब डोकलाम चल रहा था, एक मीटिंग हुई, उसमें हमारे राष्ट्रीय सलाहकार माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों में मुझे भी उसमें आमंत्रित किया गया था। डोकलाम चल रहा था, बड़ी चिंता हो रही थी। जनरल रावत जो हमारे बड़े भाई के रूप में उनको देखते हैं, वो मेरे सामने जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब ये बताइए कि डोकलाम में फिर बासठ तो नहीं दोहराया जाएगा? तो उन्होंने ऐसे बाजू करके कहा कि ठोकेंगे। ये साहस अगर हमारे जनरल अगर कहते हैं तो इसका मतलब अब हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। जिसका ताला, जिसकी चाबी दिल्ली में रहती थी, आज हमारा सैनिक खुले हाथों से आज सीमा पर देश की सुरक्षा करता है और इसका परिणाम है कि आज आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका परिणाम है, कोई चाहे कुछ भी कहे, अगर धारा 370 समाप्त हुई है तो हमारे सैनिकों ने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को दिलाया, आप हटाइए, हम किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होने देंगे। आपने हमारे खुले हाथ, हमको खुले हाथ से काम करने का मौका दिया है और आज 370 जब समाप्त होती है तो कहीं पर एक चींटी भी नहीं मरती है, कोई साहस नहीं करता, कोई धमकी नहीं देता है, कोई तिरछी आंखें करके नहीं देखता है। उसको पता है कि अगर मैंने गलत आंखों से अपने सैनिकों की तरफ देखा तो ये आंखें फिर मेरी रहेंगी नहीं, ये निकाल दी जाएंगी। और इसलिए बहनों भाइयों, राफेल की व्यवस्था होगी, चिनूक की व्यवस्था होगी, तमाम आज आयुध सामग्री से हमारा देश भरपूर है। और इसलिए आज दुनिया में कोई विवाद होता है, दुनिया में हमारे लोग फंसते हैं, तो वहां से हमारे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है, युद्ध रोक दिया जाता है और हमारे लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाने का काम, तिरंगा हाथ में लेकर लाने का काम आज हमारे देश से होता है। दुनिया देखती रहती है कि आखिर मोदी चीज क्या है, मोदी है क्या। रूस को कहा युद्ध बंद करो, यूक्रेन को कहा युद्ध बंद करो, हमारे 22,000 बच्चे आपके देश में पढ़ रहे हैं, हमको उनको वापस लाना है। वो युद्ध बंद करते हैं और वापस लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्रों, हमारा जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, वो हमारे शास्त्र को बताने का काम करते हैं, उनकी रक्षा हमारे शास्त्र करते हैं। हमारे शास्त्री जिनको कहते हैं वो लोग
इस काम को करते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए शस्त्र चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए अच्छे शस्त्र चाहिए और नए नए सोफिस्टिकेटेड ऐसे शस्त्र चाहिए, तब देश की सुरक्षा होती है। वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एक 75 साल, अब तो मैं किसी को बुरा बोलता ही नहीं, सच बता रहा हूं मैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री 75 साल की अवस्था में केदारनाथ से ऊपर, मैं तो वही न जाने कितनी बार केदारनाथ में सोया हूं, कभी 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आई, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रात में। हमारे प्रधानमंत्री केदारनाथ का जहां मंदिर है उससे भी ऊपर गुफा में रहकर उन्होंने तपस्या की, इस अवस्था में उन्होंने वहां पर तपस्या की। आज वो समुद्र में 400 फीट नीचे जाकर के इस कुआ के माध्यम से और वहां जाकर के और कृष्ण की द्वारिका के दर्शन करते, वहां पर पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक 75 साल का आदमी, 65 साल से ऊपर डॉक्टर मना देते हैं कि आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते, आप जाकर देख लीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 75 साल की अवस्था में, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा देश 65% नहीं 85% हमारा भारत आज युवा भारत है। ये युवा भारत है। कौन बूढ़ा कहां से हो गया? एक 75 साल का व्यक्ति, एक संस्थान, एक यूनिवर्सिटी आज 16, 17, 18 घंटे मेहनत करता है, दुनिया के देशों से आता है, सुबह 7 बजे पहुंचते, 9 बजे बैठक में बैठ जाते हैं, तमाम जिम्मेदारियां अपना निर्वहन करते हैं। एक ऐसा नेतृत्व जो दिखता तो हिमालय जैसा साफ सुथरा, हिमालय जैसा धवल पवित्र है, लेकिन अंदर से आइस की तरह दृढ़ भी है, एक ग्लेशियर की तरह है कि जो जीवन का देने का काम, जो दुनिया को अच्छा पर्यावरण देने का काम, ऐसा प्रधानमंत्री आज हमारे देश को मिला है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार एक बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि इस बार का जो मत हो रहा है, 11वें नंबर पर था देश 2014 में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में, भारत का 11वां नंबर था। मात्र 10 साल के 9 साल में मैं कहूंगा कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और ये तब हुआ है जब कोरोना की महामारी के कारण हमारे तमाम उद्योग बंद हो गए, हम अपने घरों में कैद हो गए थे। उस समय उन्होंने उद्बोधन किया देश को और कहा कि आपदा को हमने अवसर में बदलना है। एक 2 लाइन का मंत्र दिया कि आपदा को अवसर में बदलना है, ये हमारे देश के लिए, और हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। और उसके बावजूद मैंने कहा, जब सारा यूरोप पीछे पिछड़ता जा रहा है, अमेरिका पिछड़ता जा रहा है, इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी जो जीडीपी है वो भारत से बहुत पीछे चली गई है, चाइना भी पिछड़ गया है और आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। इसलिए भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमें विकसित भारत के लिए मतदान करना है। ये हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए करना है, जो विकसित भारत में जिएगी। अच्छा शासन, अच्छा परिवार का मुखिया वही कहलाएगा जो बच्चों की चिंता करेगा, जो भविष्य की चिंता करेगा। ऐसे भविष्य की चिंता करने वाला विजन 2047, विजन 2047 को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, पहले तो मैं सैनिकों की ओर से कहना चाहूंगा कि उनको शतायु प्रदान करें, तो इसी तरह से स्वस्थ रहें, इसी तरह से भारत का नेतृत्व करता रहें। और इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि ये विकसित भारत के इस बार हमको वोट करना है, हमने आने वाली जनरेशन के लिए वोट करना है और भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिए वोट करना है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप सब लोग आप तो सब 100% वोटर हैं ही, लेकिन अब हमारा दायित्व ये बनता है कि हम छा जाए चारों तरफ। एक 15-20 दिन
मेरी बहनें ये सोच रही कि पति फिर फौज में चला गया, फिर बॉर्डर पर चला गया। कोई बात नहीं, आप 19 तारीख तक, मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि 19 तारीख तक हम अपने घर, अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास भाई संभाल, और जो अगर दोनों जा सकते कि सेवा जरूरत है दोनों ही जा सकते हैं, तो सब लोग हम एक से बढ़कर एक मिलकर के, और हम सब लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं का मतदान तो करेंगे ही, लेकिन और लोगों को भी हम मतदान करने के लिए जाए। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकले, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। अब आप बोलेंगे कि तुम प्रत्याशी बनकर आए, वोट तो मांगे ही नहीं अपने लिए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? तो मैं प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में हूँ, आप तो सब परिवारजन हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका मत तो मिलेगा ही, अजीब सा भी लग रहा बोलते हुए, लेकिन आप सब लोग, अन्य लोग, अपने परिचित लोग हैं, हम लोग ज्यादातर पहाड़ के लोग हैं, तो वहां भी फोन करें, अपने नातेदार रिश्तेदारों को वहां भी फोन करें, हम अपने दोस्त मित्रों को फोन करके हम बोले कि भाई कमल का फूल वहां पर भी है, उस कमल का फूल और ब्रह्मकमल तो केदारनाथ से ऊपर फिरता है, तो भाई एक बार सीमांत क्षेत्र तक कमल का फूल खिलाना है, एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। भारत माता की भारत माता की जय के नारे के साथ बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी वाणी को विराम दिया है। हजारों की संख्या में पूर्व सैनिकों के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है यहाँ पर, जिन्होंने अभी एक बार फिर मोदी सरकार का नारा देते हुए समस्त जनता से मतदान करने की अपील की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की है। और सम्मेलन में त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत भी हुआ था। रुड़की से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विकास की बात वीरों के साथ करने के लिए पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुड़की पहुंचे हुए हैं, जहां पर हजारों की संख्या में यहां पर पूर्व सैनिक मौजूद हैं, महिला बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अभी इस तमाम जनसभा को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत सी बातें कही हैं और एक बार फिर से बीजेपी की जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का ये आयोजन रुड़की में आयोजित हो रहा है और आपको के भी ढंडेरा में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक और महिला बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और सम्मेलन में पहुंचने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहां पर जोरदार स्वागत भी किया गया और उसके बाद इस सम्मेलन को संबोधित किया बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की।